हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल पीडब्ल्यू एप्लीकेशन में और आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी के फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग। और आज एक नई क्लास की शुरुआत हो रही है। आप जितने भी साथी दोस्त इस सेशन का हिस्सा बने हुए हैं सभी का तहे दिल से स्वागत। तो प्लीज कंफर्म करिए आप सभी मुझे आवाज क्लियर है, प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। अंशुल, अवनी, अभिषेक, मुस्कान, श्रुति, वर्मा जी, शिंदे जी, क्या हाल चाल है सभी के? मोनिका, वेद, शाजिया, आदित्य, पूजा, आयुष। वेद ने पूछा इज दिस सफिशिएंट फॉर आरबी ग्रेड बी? किस के बारे में पूछ रहे हैं, किस क्लास के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपको विस्तारपूर्वक जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जितने भी दोस्त साथी मित्र सेशन में जुड़े हुए हैं सभी का तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? देखिए, अभी तक आपने जो पढ़ा वो आपके मैनेजमेंट से संबंधित था, फिर एथिक्स के कुछ सेशन आपने देखे, और फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़ी कुछ बातों को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। जब हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बात करते हैं देश में, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर किस प्रकार से हमने संस्थाओं को कैटेगराइज किया, इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, इसे समझना और जानना बहुत जरूरी है। और इस नजरिए से आज की सेशन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट भी है। इस पर्टिकुलर जो बातें पढ़ेंगे वो किसी न किसी प्रकार से आपके हर बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर आप बैंकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एनबीएफसी के बारे में पढ़ेंगे आप, और साथ साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बैंक रेगुलेशन एक्ट 1949, इनके कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी के कॉन्सेप्ट जो हैं, यूनियन बजट कल आ रहा है आपका, उसकी भी बातें होंगी, वो भी विस्तारपूर्वक। तो ये सारी बातें साथ साथ में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, एआईएफआईज, इनकी संख्या कितनी है ना, और उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है देश की इकोनॉमी में, इन सारी बातों को हम डिटेल में जानने वाले हैं। समर्थ बैच इज सफिशिएंट। बिल्कुल, ये आपके सफिशिएंट है। आप बेसिक बातें यहाँ से, बेसिक चीजों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, ये शाजिया बेटा देखिए, शाजिया परवीन, ये फाइनेंशियल सिस्टम की पहली क्लास है और जो मेरे हिस्से में जो टॉपिक्स आए हैं वो लिमिटेड टॉपिक्स हैं। आपका जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस सुष्मिता मैम आपको पढ़ाती होंगी। जब आप ईएसआई की बात करते हैं वो आशीष सर पढ़ा रहे हैं। मेरे जिम्मेदारियां जो है, मेरी जो रिस्पांसिबिलिटी है वो आपको पढ़ाने की है, मैनेजमेंट, एथिक्स और फाइनेंशियल सिस्टम का ये सेक्शन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो सर भी पढ़ा रहे होंगे, मैम भी पढ़ा रही होंगे, वो टॉपिक मेरे भी हिस्से में होगा, तो अपने अपने स्तर पर हम चीजों को बताएंगे। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी उन बातों को अच्छे से पढ़ना, समझना, कोई दिक्कत परेशानी है बेफिक्र होकर पूछना। ठीक है, चलो अजय जी, बिल्कुल पेपर क्रैक होगा आपका, और आप बस मेहनत करते रहिए। किसी भी एग्जाम को जब फोकस कर रहे होते हैं ना, तो उस एग्जाम के पैटर्न को समझना जरूरी होता है, उस एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करना आपको होता है। ये सारी जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर होती हैं। ठीक है, ठीक है, उन बुक्स के साथ अपने आप को जोड़िए, उन बुक्स से जुड़ी हुई जो बातें हैं उनको पढ़िए, समझिए, सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। कोई नहीं, बस थोड़ा मोटा होगा, छोटी मोटी दिक्कतें होंगी, वो उसको इग्नोर क्या करिए। पिछली क्लास में एथिक्स 4 पढ़ा था। आज की क्लास में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। भारत में फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, कोई नहीं बेटा, छोटी मोटी दिक्कतें होती रहती हैं, उससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी आपको। अब जब हम देश में कमर्शियल बैंक के स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से चीजों को कैटेगराइज किया गया है। आपके सामने यहाँ पर पिक्चर दिख रही है, वो पिक्चर आप लोगों को क्लियर है? एक बार प्लीज बता दीजिए, ये सारी बातें जो लिखी हैं यहाँ पर आपको ठीक से दिख पा रही हैं, ये विजिबल है आपके लिए? अभिषेक सिंह जी, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपने नहीं पढ़ा, रिकॉर्ड क्लासेस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और एथिक्स तो हर आदमी के अंदर है ना। अभी हम इस क्लास को यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं कुछ सेट ऑफ रूल्स के साथ, कुछ सेट ऑफ रेगुलेशन के साथ कर रहे हैं। आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, वो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ फॉलो कर रहे हैं। दीज आर एथिक्स। ठीक है, चलो, वर्ड नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, हम दिखा देंगे आपको, परेशान मत होइए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कमर्शियल बैंक्स। ये क्या है? कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, क्या है ये? कमर्शियल बैंक्स लिखा हुआ है। कमर्शियल बैंक का मतलब कमर्शियल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व। ठीक है, अब यहाँ पर इसे कैटेगराइज किया गया कुछ अलग तरीके से। यहाँ पर ये जो है ये पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये क्या है? प्राइवेट बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। ठीक है, प्राइवेट बैंकों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक यहाँ पर डोमेस्टिक बैंक्स, इंडियन बैंक होते हैं, और एक है फॉरेन बैंक्स। कौन से बैंक है? फॉरेन बैंक्स। ठीक है, डोमेस्टिक, फॉरेन बैंक्स। जितने भी दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं जिनकी आज पहली क्लास है, आप सभी साथियों का स्वागत है, तहे दिल से मोस्ट वेलकम। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इस क्लास को कंटिन्यू करते रहिए, आगे चीजों को एकदम वापस से भी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, ये चीज जैसे समाप्त होंगी वापस क्लास दोबारा स्टार्ट होगी आपकी मैनेजमेंट की। तो ये एक तरह से 360 डिग्री में हम क्लास को चला रहे हैं। ठीक है, इस समय आप लोग की पहली क्लास है फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत, आप इसको पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारे ऐसे हमारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं जिनकी पहली क्लास होगी, तो इसमें बहुत ज्यादा हाई कुछ बताने वाला हूँ, बस आपको स्ट्रक्चर को समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो देखिए, अब एट द एंड या फिर से आप शुरुआत मान सकते हैं, बातों को ध्यान से सुनिएगा। आप सभी साथी बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। आप सभी दोस्त जो भी यहाँ सेशन में जुड़े हुए हैं, आप सभी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सभी के पास बैंक अकाउंट होंगे, आप सभी किसी न किसी प्रकार से बैंक से संबंधित हैं और बैंक की सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। आज की क्लास एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास है, जहां पर आपको देश में जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार से चीजों को कैटेगराइज किया गया, उसके बारे में जानने का मौका मिल रहा है। आप बस ध्यान से सुनिए, अपनी दिक्कतों को शेयर करना बंद करिए। ठीक है, ओके। कमर्शियल बैंक ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हो किसी न किसी, और यानी कि एक प्रकार के क्लाइंट हैं। ये जो बैंक जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं ये कमर्शियल ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, और जिनके साथ इन्वॉल्व है यानी कि जो कस्टमर्स हैं वो आप हैं, आप जैसे लोग हैं, कॉर्पोरेट्स भी हैं इसमें, है ना, बिजनेस से जुड़े हुए लोग भी हैं। तो ये जो कमर्शियल बैंक्स जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं इन्हें दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं सरकारी बैंक, आपके होते हैं प्राइवेट बैंक। ठीक है, प्राइवेट बैंक को दो और कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। एक डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक होते हैं, फॉरेन बैंक होते हैं। कौन से बैंक? डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक। डोमेस्टिक बैंक की जब बात करते हैं तो उन्हें तीन हिस्सों में यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है, यूनिवर्सल बैंक्स, डिफरेंशिएटेड बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, एलईबी। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशिएटेड बैंक्स हैं इन्हें फर्दर क्लासिफाई किया गया है पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक। जब हम सरकारी बैंकों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमने तीन कॉलम डिवाइड किया आपके लिए। एक है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ग्रुप एसबीआई बोल सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक्स और आरआरबीज।
तो ये एसबीआई, नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइज बैंक्स, और क्या है आरआरबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक्स, आरआरबी। ठीक है, ओके। वीडियो में दिक्कत आ रही है? किसी बच्चे को वीडियो में दिक्कत आ रही है बताइए। मुझे तो नहीं लग रहा सब कुछ एकदम स्मूथली रन कर रहा है यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली दिखाई भी दे रहा हूँ, सुनाई भी दे रहा हूँ, प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल एवरीवन। एक बार प्लीज कंफर्म करिए दोस्तों, है ना। तो इस स्ट्रक्चर के बारे में आप सभी जानते हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। आप में से कुछ साथी ऐसे होंगे जो सरकारी बैंकों के साथ जुड़े होंगे, कुछ ऐसे साथी होंगे जो प्राइवेट बैंकों के साथ अपने आप को जोड़ चुके होंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, नहीं नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गौरी बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज बैंक नहीं बोलते हैं, उसे सरकारी बैंक की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके पीछे जो कारण है वो भी समझा देता हूं आपको। देखिए हमारे देश में अब आप लोग के जो कंफ्यूजन है, उन कंफ्यूजन को भी दूर किया जाएगा। ठीक है, देखिए देश में नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, हमारे देश में बैंकों के नेशनलाइजेशन की जब चर्चा होती है तो ये दो फेज में हुए। एक हुआ 1969 में और दूसरा जो हुआ वो हुआ 1980 में, 1980 में। 1969 में 14 बैंक्स, 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था और 1980 में 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया, 6 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। ठीक है, ओके। तो ये टोटल बैंक्स जो नेशनलाइज बैंक कभी देश में हुआ करते थे, इनकी संख्या कितनी थी? 20 बैंक्स जो कि नेशनलाइज थे। धीरे धीरे इनकी संख्या घटी और आज इनकी संख्या कुल मिलाकर कितनी बची? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। देश में टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक इस समय कितने हैं? ये आपका एक बेसिक सवाल है। ठीक है, तो हमारे देश में इन दो फेजेस में नेशनलाइजेशन जब हुए बैंकों के, तो इन दो फेजेस के अंतर्गत जितने भी बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ उन बैंकों को हम नेशनलाइज बैंक के तौर पर कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, नेशनलाइज बैंक के तौर पर कैटेगराइज करते हैं। तो ये फर्स्ट फेज था नेशनलाइजेशन का, फर्स्ट फेज था, ये सेकंड फेज था नेशनलाइजेशन, सेकंड फेज था नेशनलाइजेशन। अभी सब ओके है? ऑल ओके राइट नाउ? चलो कोई नहीं, ठीक है। 2 मिनट का पॉज था, तो बोल रही है हम आपको 3 मिनट पुराना पढ़ा देंगे। हमने शुरुआत की आपको बताने की कि हमारे देश में बैंकों के नेशनलाइजेशन जो हुए वो दो फेजेस में हुए। पहला फेज 1969 इंदिरा गांधी जी का समय था, ये 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। और फिर 1980 में 1980 में 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया, ये भी टाइम इंदिरा गांधी जी का था। इंदिरा गांधी जी का जो भी समय कार्यकाल था एज अ पीएम के तौर पर, उस दौरान कई ऐसे इस प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में। ठीक है, और जब भी हम इन फेजेस को देखते हैं जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, तो इसे बोलते हैं कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सिस्टम में सबसे बड़े रिवॉल्यूशन के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, अब आरबीआई आखिर आपके मन में सवाल आता होगा कई बार कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर आपके दिमाग में आता होगा कि बैंकों के नेशनलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को, तो एज अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हुआ था। और इसकी जो इनिशियल कैपिटल थी, इसकी जो इनिशियल कैपिटल थी इस संस्था की, जो इनिशियल कैपिटल थी, शुरुआती पूंजी वो थी 5 करोड़, 5 करोड़ की इनिशियल कैपिटल। ठीक है, किसके इशारों पे काम कर रहा था? बड़े बड़े लोगों, बड़े पूंजीपति, अंग्रेज, है ना, उस समय अंग्रेजों का शासन था देश में। तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी। अब देश आजाद होता है, देश आजाद होता है, ठीक है जी, 15 अगस्त 1947 1947 को देश को आजादी मिल जाती है। ठीक है, इंडिया इंडिपेंडेंस। अब देश आजाद हो चुका है, देश में तत्कालिक सरकार का गठन हो चुका है, उसकी जिम्मेदारी है देश में सुचारू तरीके से शासन को चलाना, देश में लोकतंत्र को स्थापित करना, इसको डेमोक्रेसी बुलाना। लेकिन आप ये सोचिए, अंग्रेज देश छोड़ के जा चुके हैं, सत्ता जो है वो भारतीयों के हाथ में है, लेकिन देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी जिस संस्था के पास है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये खुद एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देश हित में काम करेगी और निजी हित में काम नहीं करेगी? क्या ये सोचना सही नहीं है? और ये बात एकदम सही, ये बात उठी और इस कारण से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, आरबीआई जो है, इसको नेशनलाइज किया गया। आरबीआई पहली ऐसी संस्था थी जिसे नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज किया गया कब? 1 जनवरी 1949, 1949। कौन सा एक्ट था? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। ठीक है, नेशनलाइजेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिकम नेशनलाइज। लेकिन देश में रेगुलेटरी बॉडी हमने नेशनलाइज कर दी, अब ये निजी हित में काम नहीं करेगी, अब ये देश हित में काम करेगी। लेकिन हमारे देश में जो बाकी संस्थाएं काम कर रही थी, बाकी बैंक काम कर रहे थे, वो सब प्राइवेट बैंक थे, वो पूंजीपतियों के बैंक थे, वो बड़े रियासतों के बैंक थे, वो प्रेसिडेंसी बैंक ऑपरेट कर रहे थे, वो निजी हित में काम कर रहे थे। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, एग्रीकल्चर, जिसे बोलते हैं एग्रेरियन इकोनॉमी। हम चाहते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को आगे की तरफ ले जाना, डेवलपमेंट की तरफ ले जाना। डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि जो कोर सेक्टर है हमारा एग्रीकल्चर, वहां तक पैसा पहुंचे, वो सेक्टर आगे बढ़े, डेवलपमेंट देश में। इसलिए जरूरी था कि भी सरकार की जो योजनाएं, उन योजनाओं को पहुंचाना, फाइनेंस की सुविधा जमीनी स्तर तक पहुंचाना, ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना। जो बैंक है हमारे प्राइवेट बैंक, बेसिकली वो शहरी इलाकों में काम। इस दिक्कत को आजादी के बाद एज इट इज लेके चला गया। फिर एक बैंक हुआ करता था इंपीरियल बैंक, नाम सुना होगा आप लोगों ने। इंपीरियल बैंक 3 बड़े प्रेसिडेंसी बैंकों में मिलाकर बना। कौन कौन से बैंक थे? बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। ये 1921 से लेकर आजादी के बाद तक एज एन इंपीरियल बैंक ही ऑपरेट कर रहा था। ठीक है, इस संस्था को सरकार के द्वारा अपनी हिस्सेदारी संस्था में बढ़ाने की बात की गई। मेजॉरिटी जो शेयर थे वो सरकार के हाथ में आए और इसके तहत एक सरकारी संस्था के तौर पर ऑपरेट करना शुरू कर चुकी थी। इंपीरियल बैंक बिकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ सब्सिडीज बोल सकते हैं, या फिर उसके एसबीआई ग्रुप के अंतर्गत कुछ दूसरी संस्थाएं भी थी, जिन्हें आप एक तरह से स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, हैदराबाद, इस प्रकार के नामों से भी जानते होंगे कभी 2017 और उससे पहले। ठीक है,
तो एसबीआई की स्थापना हुई। एसबीआई जो है वो पहले इंपीरियल बैंक ही था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिकम पब्लिक सेक्टर बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो शेयर थे भारत सरकार के वो मेजॉरिटी यानी कि 51% से 51% से ऊपर हुए। नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस समय की बात कर रहा हूं। स्टेट बैंक एसबीआई जो है वो एक सरकारी संस्था के तौर पर सामने आ गई। लेकिन अभी भी दिक्कत क्या है, हमारे देश में एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो कि नेशनलाइज्ड बॉडी है, और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी संस्था है। क्या हमारे देश में एक ही संस्था जो है वो सारी जिम्मेदारियां संभाल सकती है? क्या हमारे देश में एक ही बॉडी के ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां डालनी जरूरी है कि भाई वो सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाएगी? ठीक है, ये पॉसिबल नहीं था। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हमने चाइना वॉर देखा, पाकिस्तान वॉर देखा, 1962 1965, हैवी ड्रॉट, बहुत बड़ा सूखा है देश में, एग्रीकल्चर सेक्टर काफी नुकसान में गया, करेंसी को डिवैल्यूएट किया गया। ठीक है, अब ये सब दिक्कतें हम लगातार झेल रहे हैं। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, कैसे फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म करें, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। कमेटी ने बोला कि हमारे देश में जो बड़ी सरकारी बड़े प्राइवेट बैंक ऑपरेट कर रहे हैं उनको अगर हम नेशनलाइज कर दें, उनको हम अगर नेशनलाइज कर दें तो वो संस्थाएं देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। और इसके तहत 1969 में देश में पहली बार 14 बैंकों का एक बार में नेशनलाइजेशन किया गया। 1969 में 14 बैंक बिकम नेशनलाइज्ड। ये कौन से बैंक थे जिनकी पूंजी 50 करोड़ से ऊपर थी? फिर 1980 में वो कौन से बैंक थे जिनको नेशनलाइज किया जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ऊपर थी? है ना? तो इस तरह से देश में टोटल नंबर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक की संख्या 20 हो गई। फिर 1 बाय 1 करके बैंक मर्ज भी हुए आपस में। आखिरी मर्जर जो है वो आपने 1 अप्रैल 2020 में देखा। 1 अप्रैल 2020 को 10 नेशनलाइज्ड बैंक आपस में मिलकर 4 बैंकों में कन्वर्ट हुए। ठीक है, यहां पर आंसर आ रहे हैं बच्चों के कि टोटल जो नेशनलाइज्ड बैंक वो इस समय कितने हैं? टोटल नेशनलाइज्ड बैंक की संख्या कोई बता रहा 12, कोई बोल रहा 11। ठीक है, अब आपको बताना है कि 10 या 11 या 12 नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक है, वर्मा जी बोल रहे हैं हाउ नेशनलाइजेशन इफेक्ट। देखिए हमारी अर्थव्यवस्था एग्रेरियन इकोनॉमी है, कृषि अर्थव्यवस्था एग्रेरियन। हमारी इकोनॉमी का रूप कैसा? मिक्स्ड इकोनॉमी। समझते हैं वर्मा जी? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब पब्लिक और प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट इनका कॉम्बिनेशन। तो क्या आपको लगता है कि देश की आजादी के बाद, आजादी के 10-15 साल 20 साल तक देश में फाइनेंशियल सेक्टर में क्या ये मिक्स्ड इकोनॉमी का ढांचा को देखने को मिला? नहीं मिला। ठीक है, हमारे देश में मैक्सिमम जो संस्थाएं थी वो प्राइवेट संस्थाएं थी। हमारे जो कॉन्सेप्ट थे, हमें अपने अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना है तो हमें पब्लिक और प्राइवेट इन दोनों को साथ में पैरेलल लेकर चलना होगा। और इस नजरिए से जरूरी था कि भाई हम एक कठोर कदम उठाएं फाइनेंशियल सेक्टर के क्षेत्र में, और इस कदम को जब उठाया गया तो इसे बोला गया नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स इन इंडिया, एंड ये हमारे बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े बदलाव के तौर पर भी देखा गया। ठीक है, ओके, तो बच्चों के आंसर 12 आ रहे हैं, 12 सबके जवाब आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपको ये बताना क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी नेशनलाइज के तौर पर शामिल कर रहे हैं या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अलग करके यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं? तो ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, होप्स आपको ये सारी कहानी समझ आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए बहुत सारी बातें तो बची हुई है हमारे यहाँ पर। आप अपने बैंक एग्जाम देंगे ना, जब कोई भी बैंक से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेपर दे रहे हैं, आईबीपीएस दे रहे हैं, आरआरबी का दे रहे हैं, कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि देश में टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, देश में फॉरेन बैंक की संख्या कितनी है, ये कितने हैं फॉरेन बैंक कितने हैं, पेमेंट बैंक इस समय कितने हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक कितने ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों का एक होमवर्क है, और होमवर्क ये है कि आप ये पता करके आएंगे कि हमारे देश में पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं, प्राइवेट बैंक जो कि इंडियन है, डोमेस्टिक, इनकी संख्या कितनी है, फॉरेन बैंक्स। आप बोलेंगे सर ये बच्चों वाली बातें कभी कर लिया करिए, इनकी संख्या कितनी है, देश में पेमेंट्स बैंक कितने हैं। अरे बिल्कुल चलेगा दोस्तों। बड़ा परेशान कर रहे हैं, करो ये सब क्लियर है, सब सही है। ठीक है, कोई नहीं कंटिन्यू। तो इनकी संख्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी बैंक एग्जाम को देते हैं अगर आप लोग किसी भी बैंक एग्जाम को देंगे आप, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, पेमेंट बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब तो लोकल एरिया बैंक से पूछा जा रहा है, इससे पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं एग्जाम में। हाँ बिल्कुल कर देंगे रिपीट यार, और मैं आपकी जानकारी का एक और चीज बता दूं, अब जितने भी दोस्त जुड़े हुए हैं, गूगल करने से अच्छा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल साइट है rbi.org.in, उस पर जाकर आप जब डेटा कलेक्ट करते हैं या फिर आरबीआई की कोई लिंक ओपन करते हैं, तो वहां जाकर आपको जो डेटा मिलेगा वो एकदम परफेक्ट डेटा होता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट ऑथेंटिक साइट है, ऑथेंटिक प्लेस है, जहां पर जाकर आप इस प्रकार के डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिलती है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी होती है। ठीक है, क्लियर? शिंदे जी गूगल करेंगे, गूगल में अगर कोई दूसरी लिंक ओपन करते हैं आरबीआई के अलावा, तो वो गलत भी हो सकती है, वो पुरानी भी हो सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर जाकर जो जानकारी मिलेगी आपको पुख्ता होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बैंक की बात कर रहे हैं हम लोग, बैंकों की बात करें। बैंक होता क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स। बेसिक बात है, आपसे कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है बैंक है क्या? तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, लोन प्रोवाइड करता है, आम भाषा में ये। डिफरेंस बिटवीन बैंक और एनबीएफसी क्या है? बैंक और एनबीएफसी के बीच में क्या अंतर है? बैंक कैन परफॉर्म एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स, वेयर एज एनबीएफसी कैन प्रोवाइड लोन्स ओनली। स्टार बना हुआ है, स्टार का मतलब है कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर एनबीएफसीज भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर? ओके, अब सवाल ये है कि हमारे देश में बैंकों को तो रेगुलेट आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, आरबीआई। एनबीएफसी जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है, इनको रेगुलेट कौन करता है? इनका रेगुलेटर कौन है? एनबीएफसी कौन रेगुलेट करता है? बैंक आपके इसको सामने है। ठीक है, सवाल ये बन रहा है आपसे, ये जो बैंक यहां पर दिए गए हैं, इनमें से कैटेगरी होती है आपकी डीएसआईबी। ये डीएसआईबी कितने बैंक है? 6 बैंकों के नाम दिए गए, इनमें से वो कौन से बैंक हैं जो कि डीएसआईबी कैटेगरी में आते हैं, और डीएसआईबी है क्या?
डीएसआईबी क्या है? बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है। चाहे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, बैंकिंग संस्थाएं हो, चाहे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो, इनको रेगुलेट आरबीआई ही करता है। लेकिन आपके लिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कौन से एक्ट के तहत करता है और कौन से सेक्शन के तहत करता है। ठीक है, कौन सा एक्ट, कौन सा सेक्शन जिसके तहत आरबीआई बैंक्स और एनबीएफसी को रेगुलेट करता है। अब मैंने यहां पर बोला कि डीएसआईबी क्या है, यहां पर बात की गई है कि डीएसआईबी क्या है। डीएसआईबी का फुल फॉर्म क्या होता है? डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, इसके अंतर्गत 3 बैंक आते हैं जो कि डीएसआईबी में है, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। क्या नाम है? एचडीएफसी। ठीक है, ओके। ये किसी, अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इनको बोला जाता है टू बिग टू फेल। मतलब ये हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री की एक तरह से बुनियाद, रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। अगर इनको नुकसान पहुंचेगा तो सीधा सीधा इंपैक्ट बैंकिंग इंडस्ट्री पे पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी सरकार, इनको हर संभव प्रयास करती है संभालने का, इनको मदद करने का। अगर कोई इकोनॉमिक सिचुएशन, कोई इस प्रकार की क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहां पर भी हर संभव प्रयास करेगी। दे आर टू बिग टू फेल। क्या बोलते हैं? टू बिग टू फेल। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री में डीएसआईबी क्या है। तो एक डीएसआईबी ये है आपका, एक ये है और एक ये है। ठीक है, सरकारी बैंकों में ये 3 बड़े बैंक हैं, प्राइवेट बैंकों में ये 3 सबसे बड़े प्राइवेट बैंक हैं। ओके, अब आगे अगर हम बात करें एनबीएफसी की, तो एनबीएफसी में भी कई कैटेगरीज हैं। एनबीएफसी में भी कई कैटेगरी है, इसके बारे में आगे विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। एनबीएफसी में भी कई लेयर्स बांट दिए गए। ठीक है, टॉप एनबीएफसी जो हमारे देश में ऑपरेट कर रही है वो बजाज फाइनेंस लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस है ना, इस प्रकार की संस्थाएं, आदित्य बिरला फाइनेंस, ये सब हमारे देश में एनबीएफसी के तौर पर ऑपरेट करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पर ऑपरेट करती है। अब रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सेक्टर आरबीआई है। एनबीएफसी को कौन रेगुलेट करता है? एनबीएफसी रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। आप सभी ने जवाब दे दिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आरबीआई के द्वारा वो कौन सा एक्ट है और वो कौन सा सेक्शन है जिस एक्ट और सेक्शन के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनबीएफसी को रेगुलेट करता है? आंसर करिए, सही जवाब क्या है? ठीक है, आप सभी का आंसर यहाँ पर एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर श्रुति जी का आंसर आया है आरबीआई 1934, कंपनी एक्ट 1956, देव जी का आंसर आया है। आप सभी के जवाब पूरे होने चाहिए। और देखिए, आपसे कोई पूछे कि भाई एनबीएफसी का वर्किंग, उसकी ऑपरेशंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन से एक्ट के दायरे में आते हैं? द वर्किंग एंड ऑपरेशन ऑफ एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई एक्ट 1934 चैप्टर 3 बी एंड द डायरेक्शन इशू बाय इट। तो आरबीआई 1934 का चैप्टर 3 बी, जिसमें ये बताया गया है कि देश में एनबीएफसी की ऑपरेशंस, उनकी वर्किंग, उनके लाइसेंस कैंसिल करना, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना, इस प्रकार की सारी जानकारी चैप्टर 3 बी ऑफ आरबीआई 1934 के अंतर्गत दी गई है। और आपको ये याद रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट ही है, ये इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, ओके, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अभी तक जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अभी तक की सारी बातें क्लियर है? किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, बेसिक क्लास है। ठीक है, तो इन बेसिक मुद्दों पर आज की क्लास में आपने चर्चा की है। अब इन्हीं कहानियों को अगर देखें हम, तो आपको यहाँ से बहुत सारी बातें ऐसी भी जानने को मिलेंगी आने वाले सेशंस में, जो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे लोकल एरिया बैंक क्या है, किस तरह से ऑपरेट होते हैं, क्या लाइसेंसिंग का तरीका है उसका, कोऑपरेटिव बैंक को किस एक्ट के दायरे में रेगुलेट किया जाता है, पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक लाने के पीछे क्या बड़े कारण है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, आरबीआई का क्या बोर्ड है, आरबीआई का बोर्ड कैसा है। आरबीआई के अंतर्गत एक कमेटी आती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें सरकार के 3 लोग और आरबीआई के 3 लोग होते हैं। उसको फॉर्म करने के पीछे क्या बड़ा रीजन रहा, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या तरीका है, मॉनेटरी पॉलिसी का नेचर क्या है, कितने कितने पीरियड पर आती है ना, क्या बड़े बदलाव होते हैं। अगला महीना जो है फेब का, उसमें पॉलिसी रिव्यू, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आखिरी रिव्यू रिलीज होगा। ठीक है, उसमें क्या बड़े बदलाव होने वाले होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी बातों पर हम फोकस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज की क्लास में अभी के लिए इतना ही। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनकी आज पहली क्लास थी है। आज की क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा वो सबसे पहले फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, आरबीआई एज अ रेगुलेटर ऑफ बैंक्स एंड एनबीएफसीज। इन सब मुद्दों पर बेसिक बातें हमने की हैं, कोई बहुत बड़ी बातें हमने नहीं की। हाँ, आशुतोष बिल्कुल सही जवाब, हर 2 महीने पर पॉलिसी आती है। यहाँ पर अभय ने पूछा सर वेटेज क्या रहता है इस सब्जेक्ट का। सैनी साहब, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ग्रेड बी की बात करें तो पहला फेज, जो फर्स्ट फेज होता है, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो इसी का होता है। ठीक है, 80 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं आपके एग्जाम में, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस। फेज 1 क्लियर करने के बाद फेज 2 में फाइनेंस एंड मैनेजमेंट और ईएसआई, ये 2 अलग अलग सेक्शन आपके, और दोनों का रोल बहुत बड़ा है। तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी जैसा एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत बड़े गेम चेंजर का रोल करते हैं एज कंपेयर टू अदर एग्जाम्स। ठीक है, अंशु जी ने कुछ पूछा है, एक बार बता दीजिए कि अपने सब्जेक्ट की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें, बताइए सर। अंशु जी, आपको जो बुक्स मैंने बताई ना, वो हमारे पीडब्ल्यू की बुक्स आती हैं 6 बुक्स, उनमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस पूरे दिए गए हैं, आपने ट्राई करिए, सबसे पहले वही ट्राई करिए। और दूसरा चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है जिस भी एग्जाम को अटेंड करने जा रहे हैं, जैसे आप आरबीआई ग्रेड देने जा रहे हैं, तो आरबीआई ग्रेड का फेज 1 फेज 2 2024 में कैसा रहा, 2023, 2022, 2021, आपको पिछले 3-4 साल के पेपर्स एनालाइज करने बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ द्रोणा, मुस्कान जी बिल्कुल सही बात, द्रोणा सेट ऑफ 6 बुक्स है ना। अभिषेक जी बिल्कुल 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 हो जाएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। अजय जी, फाइनेंस मैनेजमेंट का रोल जो होता है फेज 2 में होता है, लेकिन यहाँ पर आप जो पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके फेज 1 में भी काम में आएंगी। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर में आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वहां पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको आंसर देना होता है, केवल उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं देना। लेकिन 10 मार्क्स के और 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पैटर्न थोड़ा समझना पड़ेगा, कैसे लिखना होता है, किस प्रकार से आप इनिशिएट करेंगे किसी टॉपिक को, ना, ये सारी बात आपको पता होती है, होनी चाहिए।
तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे आप सभी से अगली बार। एक टेलीग्राम चैनल है सीए बाई भास्कर सर, सीए बाई भास्कर सर, आप इसके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। सेशन के एंड में फीडबैक फॉर्म आता है, उस फीडबैक फॉर्म को जरूर फिल करिए। सेशन पसंद आ रहा है, सारी बातें समझ आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई रेटिंग चाहिए। आज के लिए अभी इतना ही, धन्यवाद। पढ़ते रहिए आगे, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।